हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन को सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो स्टडी प्लान है वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, जिसमें हमने क्या बेटा, आपको पता है कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री की 6 क्लासेस कर ली है। आज हमारी 7th क्लास का डे है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां तक हमने चीजों को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यहां तक बातें पढ़ ली थी कि 1906 और 1909 में गांधी जी 2 बार लंदन का दौरा करते हैं और लंदन में इंडिया हाउस का दौरा करते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात वीडी सावरकर जी से वापस होती है। लंदन से जब वो वापस आ रहे होते हैं, तब वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम हिंद स्वराज पुस्तक था। 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लंदन से वापस लौटते समय गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने ये बात की थी कि 1910 में गांधी जी लियो टॉलस्टॉय फॉरम की स्थापना करते हैं। लियो टॉलस्टॉय की एक क्या थी, पुस्तक थी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। क्या जो बुक थी, क्या द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रभावित होकर टॉलस्टॉय फॉरम की स्थापना करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा टॉलस्टॉय जो आपका फर्म था, टॉलस्टॉय फर्म के लिए जो जगह दी थी ना बेटा, वो जगह उन्होंने हरमन कॉलिनवेथ ने दी थी। किसने? हरमन कॉलिनवेथ ने। हरमन कॉलिनवेथ ने के द्वारा दी गई। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करने के लिए जो जगह दी गई वो हरमन कॉलिनवेथ के द्वारा दी गई थी। ठीक है बेटा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्या आपको पता है कि सीएफए एंड्रेज एक पुरुष थे। सीएफए एक व्यक्ति था, सीएफए एंड्रेज। कौन था? सीएफए एंड्रेज। और आदि की सलाह पर, मतलब कुछ लोग और थे, आदि की सलाह पर, क्या सीएफए एंड्रेज और आदि की सलाह पर दक्षिण अफ्रीका से लंदन आते हैं गांधी जी। कहां? दक्षिण अफ्रीका से जाते हैं लंदन, और लंदन से भारत क्या होता है, वापस लौट आते हैं मुंबई। ये डेट होती है बेटा 9 जनवरी। क्या? 9 जनवरी 9 जैन 1915 1915 का समय। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आते हैं। कहां पे? भारत। हमेशा के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी भारत कब वापस लौट के आए। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों को पता है। और इसी 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, क्या? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रवासी दिवस याद रखिए, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इस दिन भारत वापस लौटे थे। फ्रेंड्स, यहां तक की कोई बात जो आप लोगों को समझ में ना आ रही हो, आई थिंक की चीजें यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहां तक। ठीक है, अब बेटा आ जाते हैं गांधी जी के भारत में आंदोलन। अभी तक गांधी जी कहां थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। अब गांधी जी के भारत में आंदोलन। क्या बेटा? गांधी जी के भारत में आंदोलन। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्या किया बेटा, वो सब तो उनका सफर कहां का था? सफर था वो दक्षिण अफ्रीका का। अब होगा सफर भारत का। ठीक है बेटा, अब सबको पता है बेटा, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो चरण था, या जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, वो 3 चरणों में बांटी जाती है।
एक तो उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का मतलब बिल्कुल नरम दल के लोग, क्या बिल्कुल नरम दल के लोग, ये उदारवादी चरण था। मतलब ये लड़ाई झगड़ा ना करके नॉर्मल बातों से चीजों को सुलझाना चाहते थे। और ये चरण था 1885 से लेके 1905 तक। कब? 1885 से 1905 तक जो हमारा चरण था वो उदारवादी चरण था। मतलब वो चरण कैसा था? उदारवादी चरण था। मतलब लोग बहुत ही नरम दल के, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे। ये लोग बहुत ही गर्म दल के, मतलब उदारवादी थे, नरम दल के लोग थे। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि उग्रवादी चरण शुरू होता है। (1905 से 1920 तक, क्योंकि इस बीच में गांधी जी कहां थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। और ये क्या उग्रवादी चरण, मतलब ये ऐसे लोगों का, गर्म दल के लोगों का चरण होता है। जैसे लाल बाल पाल इसमें छाए रहते हैं और भी लोग ऐसे रहते हैं जो छाए रहते हैं। ये उग्रवादी चरण था। जैसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है। बंगाल के विभाजन के बाद से चीजें उग्र होती चली जाती है, क्योंकि बंगाल का विभाजन जैसे ही होता है भारत में बहुत बड़ा, मतलब भारत के लोगों में एक आक्रोश की भावना पैदा हो जाती है। इसी वजह से उसी समय से क्या हो जाता है? चीजें उग्रवादी हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद आप सबको पता है कि गांधी जी भारत आ चुके हैं, तो गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण। तो अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम को कैटेगराइज करें तो ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। और 1947 तक गांधी जी का ही बोलबाला रहा। ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आई थिंक फ्रेंड्स यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कभी कभी रिवीजन भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए रिवाइज करते रहिएगा, चीजों को पता रखिएगा। आपको मैं कुछ क्वेश्चन से, चलिए फिर से रिवाइज करा देता हूं। मेरे माइंड में भी आ गए हैं तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार मैं पूछ लेता हूं। लाल बाल पाल में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो आप सबको पता है कि लाला लाजपत राय जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी में से क्या बने? कांग्रेस का अध्यक्ष बने। और 1920 में बने। कब बने? 1920 में बने। किसकी मृत्यु के बाद? लाल बाल पाल में से जब बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है तो क्या तिलक फंड की स्थापना की जाती है और 1 करोड़ से अधिक का दान होता है। और उसी समय सितंबर 1920 में एक स्पेशल अधिवेशन होता है और उसी अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे बनते हैं लाला लाजपत राय जी, जिसमें क्या होता है? असहयोग आंदोलन को आंशिक रूपेण मंजूरी मिल जाती है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, चौरी चौरा हत्याकांड। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में रखिएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो, इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आजाद जी। 1941 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष रहे। आजादी के जस्ट पहले अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जी। आजादी के बाद अध्यक्ष कौन बना जस्ट? तो पट्टाभी सीतारमैया जी। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए बेटा? क्योंकि पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। त्रिपुरी संकट जब होता है तो अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको पता है कि 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं और किसका? और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। और अध्यक्षता कौन निभाता है? उनकी एब्सेंसी में अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निभाते हैं। इसी तरह से सीआर दास जी भी एक बार क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कब? 1920 की तो बात नहीं है, 1921। हाँ, ऐसे सीआर दास जी भी जब अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन था कि 1920 या 21 की बात है। आई थिंक 20 या 21 की बात है, 21 की बात होगी आई थिंक, कि अध्यक्ष कौन बने थे? सीआर दास जी बने थे। और सीआर दास जी उस समय कहां पे थे बेटा? जेल में थे। कहां पे थे? जेल में थे। तो अध्यक्षता किसने? कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना था? हकीम अजमल खान जी बने थे। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब वो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1921 की बात है। सीआर दास जी जेल बने थे, अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। चलिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को सब चीज क्लियर है। अब बेटा आ जाते हैं फिर से वापस। देखो,
आप सबको यहां तक सारी चीजें पता थी कि 1900 जब हमने पढ़ना शुरू किया था, सॉरी 1900 नहीं, हमने पढ़ना शुरू किया था कि 1876 से 1880 तक तो लॉर्ड रिटन गवर्नर जनरल रहा, ठीक, उसने कुछ चीजें की। फिर 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन आया, लॉर्ड रिटन के बाद कौन आया? लॉर्ड रिपन आया। फिर लॉर्ड रिपन के बाद कौन आया? लॉर्ड डफरिन आया। तो जाहिर सी बात है वो 85 से कब तक रहा होगा? 89 तक रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रही है कि 84 से 88 तक। अब 88 के बाद कौन आया? तो बेटा 88 के बाद कोई आया, लेकिन उससे हम अब आ गए हैं 1899 का समय में। क्या? लॉर्ड कर्जन, ये समय है 1899 का, यहां पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। बात देखते हैं 1899 में जो लॉर्ड कर्जन रहता है बेटा, वो क्या करता है? वो क्या करता है? कलकत्ता निगम में, जो कलकत्ता निगम होता है बेटा, उसमें सदस्यों की संख्या कम कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कलकत्ता निगम में सदस्यों की संख्या कम कर दी जाती है। जो कलकत्ता निगम होती है उसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी जाती है बेटा? कम कर दी। जो हमारे कौन होते हैं बेटा? लॉर्ड कर्जन जो होता है, हम 1899 में जो भारत का गवर्नर जनरल रहता है, वो क्या करता है? कलकत्ता निगम में सदस्यों की संख्या को कम कर देता है, ठीक है। 1904 में बेटा, 1904 में देखो, 1904 में क्या होता है बेटा? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है। क्या? सीक्रेट एक्ट। अब ये सीक्रेट एक्ट क्या कहता है? ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि 1904 में क्या होता है बेटा? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है। और 1904 में ही 1904 में ही क्या आता है? एक इंडियन यूनिवर्सिटीज अधिनियम। क्या? इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम, यूनिवर्सिटी ही था शायद ना, यूनिवर्सिटी अधिनियम, ठीक है बेटा। अब 1904 में जो इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम आता है बेटा, वो अधिनियम ही वो क्या कहता है? पहले तो उस बात को समझते हैं कि जो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम आता है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं बेटा कि हम 5 लाख की सालाना मदद देंगे। क्या देंगे? 5 लाख की सालाना मदद देंगे। जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज को हम 5 लाख की सालाना मदद देंगे, ठीक है। अब उस समय पे क्या होता था बेटा? विश्वविद्यालय जितने भी होते थे, विश्वविद्यालयों में सीनेट होते थे। क्या होते थे? सीनेट ही होता था, सीनेट। सीनेट एक समिति होती थी जो उसमें 4-5 लोगों का ग्रुप होता था। तो विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्णयों को पलटने का मतलब, अगर सीनेट ने कोई निर्णय लिया है बेटा क्या? विश्वविद्यालय के सीनेट ने अगर कोई निर्णय लिया है, तो विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्णयों को पलटने का जो अधिकार है बेटा, वायसराय को दे दिया। किसको दे दिया? ठीक है। क्या? जो क्या थे बेटा? जो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज अधिनियम थी, वो क्या कहती थी कि 5 लाख की सालाना मदद। अब उसके बाद क्या होता था बेटा कि विश्वविद्यालयों के सीनेट के निर्णयों को पलटने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। मतलब जो विश्वविद्यालय के सीनेट थे, उन्होंने कहा कि 1904 का जो इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि हम अब विश्वविद्यालयों को क्या देंगे?
5 लाख की मदद देंगे। इंडियन यूनिवर्सिटीज जितनी भी है उन सारी यूनिवर्सिटीज को हम 5 लाख की क्या देंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक रूल लगाया कि विश्वविद्यालयों के सीनेट के जो निर्णय है उनको अगर वायसराय चाहता है तो वो बदल देगा। क्लियर है बात यहां तक। अब बेटा आ गया है समय 1905 का, और यही आपका समय है क्या, बंगाल विभाजन। बंगाल जो आज बांग्लादेश है इसी की देन है, इसी बंगाल विभाजन की देन है। अगर बंगाल विभाजन नहीं होता तो शायद कलकत्ता 2 पार्ट में नहीं बंटता, और अगर कलकत्ता 2 पार्ट में नहीं बंटता तो शायद कलकत्ता का जो हिस्सा था वो किसको नहीं मिलता, पाकिस्तान को नहीं मिलता, और अगर पाकिस्तान को नहीं मिलता तो भारत से अलग नहीं होता, अलग नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। ठीक है। अब बेटा 1905 को बंगाल का विभाजन क्या होता है बेटा कि 20 जुलाई का समय है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, घोषणा हो जाती है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा की जाती है कि हम क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। फूट डालो राज करो की नीति जो थी यही थी कि अगर हम हिंदू और मुस्लिमों में क्या फूट डालेंगे तो राज करेंगे। ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी जाती है, और 16 अक्टूबर 1905 को, डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया जाता है बेटा, बंगाल का विभाजन लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, बंगाल का विभाजन लागू कर दिया जाता है। याद रखिएगा ये बात। क्या 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू कर दिया जाता है। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स तो आप लोग मुझसे एक बार क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और यहां तक कोई भी दिक्कत। फिर लोगों ने इसे किस रूप में बनाया, शोक दिवस के रूप में बनाया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 अक्टूबर 1905 में कौन सी ऐसी घटना हुई जिसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बंगाल के विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल 2 पार्ट में बढ़ गया, इसलिए लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। आई थिंक की चीजें यहां तक आपको क्लियर होंगी, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आई थिंक यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा। ठीक, यहां तक आप लोगों की चीजें एकदम अच्छे से होगी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसे राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास के बाद में कुछ बात बोलूंगा और आप लोगों को वो बात समझ में आएगी। ठीक है। क्या होता है इसके बाद अमर सोनार बागी ये क्या करते हैं, इस गाने को जो आज क्या है, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, उसकी स्थापना करते हैं। उसको क्या उसका वो स्लोगन का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और ये स्थापना भी कौन करता है बेटा, रविन्द्रनाथ
टैगोर जी। अमार सोनार अमार सोलार बांग्ल, आप लोगों ने सुना होगा ये जब होता है, जब क्रिकेट मैच होता है बांग्लादेश का, तो अगर आप कभी आपने सुना हो तो ये गाना बजता है। यही उनका क्या है, राष्ट्रीय गीत है। 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत यही बना था। 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत का बना अमार सोलार बांग्ल। लेकिन ये किसने स्थापना की, तो ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा क्या होता है, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जनता जवाब मांगती है कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया। तो अंग्रेजों द्वारा क्या बताया गया बेटा, अंग्रेजों द्वारा कारण बताया गया। तो अंग्रेजों द्वारा क्या कारण बताया गया, तो अंग्रेजों ने बताया कि प्रशासन क्या कि बंगाल, जो बंगाल का हमारा जो बंगाल का वो बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें प्रशासन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हमने इसे दो भागों में बांट दिया, जिसमें प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था आसानी से बनाई जा सके, इजीली यहाँ पे प्रशासन किया जा सके। ठीक है, वास्तविक कारण क्या था बेटा, आप सबको पता है कि फूट डालो राज करो की नीति थी। वास्तविक कारण क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। हिंदू हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो राज करो की नीति। क्या वास्तविक कारण क्या था बेटा, कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो राज करो। अब बेटा जब ये कुछ हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो बेटा आप सबको पता है जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, जो बंगाल का क्या था बेटा, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, जहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल को क्या बना दिया बेटा, पूर्वी बंगाल बनाया गया और इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। किसको, क्या होता है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसको पूर्वी बंगाल बनाया गया और इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया, जो आज भी बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और बेटा जो हिंदू बाहुल क्षेत्र था, जो आपका क्या था बेटा, हिंदू बाहुल क्षेत्र को पश्चिमी बंगाल का नाम दिया गया, जिसकी राजधानी कोलकाता को बनाया गया। किसको, कोलकाता। ठीक है, यहां तक की चीजें आप लोगों को कंफर्म है। ठीक है, अब बेटा आप सबको पता है कि 1905 का कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन, का कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था, आप लोगों को पता है क्या बेटा? बिल्कुल ये बात आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तुरंत कहां पे लिख दीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कहां हुआ, बनारस के उत्तर प्रदेश में हुआ।
कौन था इसका अध्यक्ष? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं से इनको विपक्ष के नेता की उपाधि मिल जाती है। क्या मिल जाती है? विपक्ष के नेता की उपाधि दे दी जाती है। यहीं पे इनको क्या दी जाती है? विपक्ष के नेता की उपाधि दी जाती है। ठीक है। 1909 का समय आता है, क्योंकि ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो 1909 में लॉर्ड मिंटो आता है। कौन? लॉर्ड मिंटो होता है। 1909 में लॉर्ड मिंटो क्या करता है? अरुंडेल समिति की स्थापना करता है। किसकी? अरुंडेल समिति बनाता है। 1909 में लॉर्ड मिंटो अरुंडेल समिति बनाता है और बंगाल के विभाजन की जांच से संबंधित यह समिति क्या होती है बेटा? यह समिति क्या करती है? बंगाल के विभाजन की जांच से संबंधित। क्या? बंगाल के विभाजन के जांच से संबंधित। यह कमेटी किससे संबंधित थी? बंगाल के विभाजन के जांच से संबंधित कमेटी थी। मतलब लॉर्ड मिंटो 1909 में अरुंडेल समिति बनाता है और अरुंडेल समिति को यह बोलता है कि आप बंगाल के विभाजन की जांच कीजिए, क्या जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था वो सही था या सही नहीं था। ठीक है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आता है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, और ये क्या करता है बेटा? बंगाल का विभाजन रद्द कर देता है। बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। तो बंगाल का विभाजन किसने किया? किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1905 में किया। 20 जुलाई 1905 को घोषणा करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर देते हैं। किसने? बंगाल के विभाजन के जांच से संबंधित कौन सी कमेटी थी? तो बेटा अरुंडेल समिति थी। उस कमेटी को किसने बनाया था? तो लॉर्ड मिंटो ने। कब बनाया था? 1909 में बनाया था। ठीक है। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आई थिंक कि बहुत ही अच्छे से हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आपका पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको मिल रही है, जिससे आपका एग्जाम में सिलेबस कवर भी रहेगा और एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा? ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों को यह भी पता है कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने क्या किया बेटा? सेकंड में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो मैं इरेज कर देता हूं यहां तक। देखिए फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आप लोगों को थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब तो क्या क्वेश्चन की होड़ लगी होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर 50 क्वेश्चन एक दिन में कराते तो मजेदार तरीके से हम क्या करते, क्वेश्चन करते और मजा आ जाता बस। लेकिन बेटा मैं आपको ये 100%, देखिए मैं कुछ बातें आज आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अभी पढ़ाने के मूड में, थोड़ा ये खत्म हो जाने पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ चीजें सही है। मैं एक बार आप लोगों को पूरी क्लास करा देता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। आज बंगाल के विभाजन तक कर लेंगे, फिर कल मुस्लिम लीग के गठन से शुरू करेंगे चीजें। अब बेटा जब बंगाल के विभाजन पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया आती है, इसको देखते हैं। देखो बंगाल के विभाजन पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया आती है, अब इस चीज को भी समझते हैं। देखो बेटा, बंगाल का विभाजन हो जाता है, भारतीयों में एक बहुत ज्यादा आक्रोश की भावना रहती है। तो बंगाल के विभाजन में अब भारतीय क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं कहीं ना कहीं हमें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। अब विरोध क्या होगा बेटा? विरोध कैसे किया जा सकता है? देखो किसी भी चीज को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर आप कभी भी किसी चीज पे वार करना चाहते हैं या किसी चीज को आप नष्ट करना चाहते हैं या किसी चीज को कमजोर करना चाहते हैं, तो अगर आप
किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एम्पायर को कमजोर करना चाहते हैं तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करिए, टारगेट करिए। अगर उसकी इकोनॉमिक पावर क्या होगी, टारगेट होगी, उसका इकोनॉमिक जोन वीकर होगा, तो 100% है वो एम्पायर या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पावरफुल संस्था है उसका क्या पतन होना स्टार्ट होगा। तो भारतीयों में भी आक्रोश था, तो भारतीयों ने कहा कि हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे। क्या हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे और अंग्रेजों का क्या करेंगे, अंग्रेज जो स्वदेशी चीजें नहीं है उनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम अपने स्वदेशी चीज यूज करेंगे, हम अपने स्वदेशी कॉलेज बनाएंगे, हम अपने स्वदेशी विश्वविद्यालय बनाएंगे और हम अंग्रेजों को क्या करेंगे, बहिष्कृत करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या पड़े, इफेक्ट पड़े। तो इसी के चक्कर में क्या होता है बेटा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का एक टाउन हॉल होता है। कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक, अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है। ठीक है बेटा, अब बेटा विरोध का हथियार क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विरोध का हथियार क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार। भारतीयों के लिए विरोध का हथियार क्या है, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रयोग। मतलब स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे और जो विदेशी चीजें हैं उनका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। बात समझ में आ रही है यहां पे? और बहिष्कार किसका करेंगे, तो आपको पता है बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का। किसका, जो अपने देश में निर्मित नहीं है, विदेश से आई है, उसका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, स्वदेशी जो शब्द था ना बेटा, स्वदेशी का प्रथम प्रयोग या प्रथम स्वदेशी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था बेटा, तो नामधारी आंदोलन एक था। एक कैसा आंदोलन था बेटा, नामधारी आंदोलन था। उस नामधारी आंदोलन से जुड़े बाबा राम सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बाबा तो बेटा इस क्या होता है बेटा, स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों में फैला। क्या, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों में क्या हुआ बेटा, फैला। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहां तक? यहां तक आप लोगों को आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेटा, महाराष्ट्र में इसे फैलाने का काम किसने किया, महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार किसने किया, तो महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार किया बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। किसमें, महाराष्ट्र में। पंजाब में इसका प्रचार प्रसार किसने किया बेटा, तो पंजाब में इसका प्रसार किया अजीत सिंह, एक व्यक्ति थे अजीत सिंह व लाला लाजपत राय ने। क्लियर है बात?
मद्रास में इसका प्रचार प्रसार किसने किया बेटा? तो मद्रास में इसका प्रचार प्रसार चिदंबरम क्या चिदंबरम पिल्ले और आनंद चार्तू ने किया। दो व्यक्ति थे, चिदंबरम पिल्ले और आनंद चार्तू। यहां तक चीजें क्लियर है? दिल्ली में इसका प्रचार प्रसार किसने किया बेटा? तो दिल्ली में इसका प्रचार प्रसार सैयद हैदर खान जी ने किया। इसके बाद यूपी में इसका प्रचार प्रसार मतलब उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार किया श्रद्धानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। यहां तक आई थिंक आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश तक सब कुछ आपको दिख रहा होगा आई थिंक। बेटा यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बंगाल के विभाजन के बाद क्या क्या और स्वदेशी कौन कौन से स्टोर खुले, क्या क्या स्वदेशी चीजें हुई, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात, बस अपनी बात 3-4 मिनट में कहूंगा और क्लास को खत्म करूंगा। बेटा आप, मुझे पता है कि अगर मैं क्वेश्चन सेशंस लेके आऊं ना, तो मेरे व्यू 1000-2000 हो जाए। 1000 तक तो व्यूज जाएंगे ही जाएंगे अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लगूं। बेटा उस क्वेश्चन से आपका कभी कुछ भला नहीं होने वाला है। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप 5 में से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जाम में 3 कर सकते हो, 5 आउट ऑफ 5 नहीं कर सकते हो। लेकिन कंटेंट प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हो बेटा? 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपके पास आपने कंप्लीट सिलेबस क्या किया, कंप्लीट किया, आपने कंप्लीट कंटेंट को पढ़ा है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हो? शॉर्टकट ढूंढते हो कि आप क्वेश्चन रखते हो और एग्जाम में जाते हो जिससे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। बेटा अगर आप 5 आउट ऑफ 3 मार्क्स कर रहे हो तो आपका परसेंटेज क्या बन रहा है आप जान रहे हो? 60%। और 60% पे ना आप लोअर पीसीएस दे पाओगे, ना ही कोई यूपी की वैकेंसी आपको क्या कर पाओगे। मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कोई भी ऐसी वैकेंसी अब आएगी जिसपे आपको 60 मार्क्स पे चांस मिलेगा। अगर यूपी SSSC पेट में आपके मार्क्स 80 है, 80 से कम पे तो मुझे बेकार ही लगता है। अगर आपके मार्क्स 75 प्लस है तभी आप कहीं ना कहीं सेफ हो। आप हर एग्जाम लगभग मतलब अगर 100% एग्जाम है तो 75% या 70% एग्जाम में आपको चांस मिलेगा। बट अगर आपके मार्क्स 75 प्लस नहीं है तो फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूं आपको ये चांस कभी बहुत कम एग्जामिनेशन में मिलेगा, हो सकता है कि ना भी मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, इस कंटेंट को पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ही मेहनत के मैंने आप लोगों के लिए बनाया, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा गया है, फिर इस कंटेंट को मैंने अपने लिए आपको मैं अपनी सेल्फ नोट्स से पढ़ा रहा हूं। जिस नोट्स से मैं पढ़ता हूं उसी नोट्स से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूं, उस नोट्स से मैं भी पढ़ता हूं और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ता हूं, और आपको मैं यहीं पे अपना रिजल्ट ओपन करके भी दिखाऊंगा, 100% वाली बात है। और मैं पूरे कंटेंट पे फोकस हूं, ना कि मैं क्वेश्चन पे फोकस हूं। हाँ, आपको मॉक लगाना चाहिए, 100% आपको मॉक देना चाहिए। देखो बहुत सारे YouTube चैनल है जिनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बौछार आ गई होगी एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट होते ही होते। हाँ मुझे पता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्टली यू हैव टू कवर द सिलेबस। इफ यू आर नॉट कवरिंग द सिलेबस एंड यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग ऑन, यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चंस, तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग कॉन्टिन्यूअसली केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप सिलेबस को ही कवर नहीं करते, तो फिर क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं है। सिलेबस खत्म करिए और केवल मैं कहता हूं केवल मिनिमम आप एक बार सिलेबस कवर करिए,
उसी चीज को रिवाइज करिए और बहुत ज्यादा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से 500 क्वेश्चन का मैं एक बार आपके लिए मैराथन लेके आऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी 500 क्वेश्चंस की मैराथन लेके आऊंगा। जो आप 2-3 क्वेश्चन फंसाना चाहते हैं ना बेटा, वो 2-3 क्वेश्चन आप उसी क्लास से फंसा ले जाएंगे। उसी क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेटा प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को कह रहा हूं उस बात पे प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज एंड प्लीज उस पे फोकस रहिए। मैंने कुछ प्लान किया आप लोगों ने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूं। बेटा अब देखिए कि मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजी को वो भी टारगेट करेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटी। जैसे ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा 1 वीक में मैं खत्म कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 1 वीक और आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और 1 वीक में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम किसको टारगेट करेंगे? उसके बाद हम पॉलिटी को टारगेट करेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई इस चीज की। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके भी पढ़ाने के लिए सोचा है, तो मैं भारत और भारत के पड़ोसी देश की मैराथन लेके आ रहा हूं ऑन संडे 3 बजे। क्या? भारत और भारत के पड़ोसी देश की मैराथन। जो भी भारत और भारत के पड़ोसी देश है, मतलब कि आपको पता है कि एम मतलब म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब भारत के क्या है? पड़ोसी देश हैं। तो इनके ऊपर में 7 ऐसे देश हैं जो लैंड बाउंड्री को टच करते हैं और 2 ऐसे देश हैं जो वाटर बाउंड्री को टच करते हैं। टोटल 9 आपकी क्या है? नेबर कंट्रीज है, जिनके बारे में हम पूरी डिटेल हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके का ये पोर्शन हमारे यूपी पेट एग्जामिनेशन में आएगा। और ये क्लियरली क्या है? लिखा हुआ है, क्लियरली हमारे सिलेबस में मेंशन है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। आपको स्टैटिक जीके में इसी से 2 नंबर मिलेंगे, 101% 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा, भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो मैं संडे को 2 संडे को आपके लिए भारत और भारत के पड़ोसी देशों की मैराथन लाऊंगा, एक 17, एक 17 वाले संडे को, और एक हो सकेगा तो 24 को, अदरवाइज नेक्स्ट संडे को मैं आपको 3-4 घंटे की मैराथन, 3-4 घंटे की मैराथन में एक चीज उसकी कवर कर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस उसी कोड के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। बहुत सारे YouTube चैनल है जिसपे क्वेश्चंस की भरमार होगी और वहां बच्चों की भी भरमार होगी। ये क्वालिटी कंटेंट जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर यही कोई कोचिंग क्लासेस, बड़ी कोचिंग क्लासेस इसी पे प्राइस टैग लगा देती, 2000 रुपीज फॉर कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, 500 रुपीज फॉर कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, आप प्रेम से जाते, सब्सक्रिप्शन लेते और पढ़ते और इसी सेम टॉपिक को, सेम चीजें आपको वो पढ़ाते और आप पढ़ते। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस दुनिया में जब किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलती है उसकी वैल्यू लोगों को कम होती है। ठीक है, कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, इससे मुझे कोई डिमोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी सोच है, मेरी सोच है कि आप सबको एक नॉलेजेबल पर्सन बनाना है, आप सबकी नॉलेज को बूस्ट करना है और आप सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना है। ठीक है, तो फिर से वही कोट है मेरा, हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी आग लगनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कोट है कि मेरे सीने में ना ही सही लेकिन आपके सीने में आग लगनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। और फिर इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूं। गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।